दोस्तों, जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसमें सबसे पहले अपराध की गंभीरता को देखा जाता है और अगर संभावित खतरा या कोई ऐसा अपराध है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं या फिर आरोपी के गायब हो जाने के चांसेस होते हैं तो पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि गिरफ्तारी के दौरान की जाने वाली कार्रवाई का पूरा प्रोसीजर है जिसको गिरफ्तार करने गए पुलिस दल के अधिकारियों द्वारा फॉलो किया जाना कंपलसरी है। लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। मैं कुछ रेफरेंस देता हूं आप लोगों को। साल 2013 में जुल्फकर शेख नाम के अभियुक्त की मुंबई पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी। जब इस मौत की जांच की गई तो एक पुलिस कांस्टेबल ने बाकायदा बयान दिया और कहा कि कथित अभियुक्त के शरीर पर चोटों के बारे में मुझे यह कहना है कि वो व्यक्ति एक हैबिचुअल क्रिमिनल था और उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया और उससे जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी था। इसलिए सच उगलवाने वाली बेल्ट का इस्तेमाल किया गया और मेरे सामने ही उसकी पिटाई की गई। उसको इतना मारा गया कि जब वो पानी पीने के लिए उठा तो दर्द से चक्कर खाकर वहीं गिर गया और खिड़की से टकराकर उसका निचला जबड़ा टूट गया। दूसरा रेफरेंस है प्रतिम कुमार सिंधा रे बनाम भारतीय संघ और अन्य, पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी मई 2013 की। हाईकोर्ट का कहना था कि राजकीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई पूरी जांच पूरे का पूरा घबराहट में उठाया गया एक ऐसा कदम है जो नुकसान के दायरे को सीमित करने का प्रयास प्रतीत होता है ताकि पुलिस के आला अफसरों पर कोई आंच ना आए। दोस्तों, देश में पुलिस इस जस्टिस सिस्टम के सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो वो व्यक्ति सबसे पहले पुलिस के ही पास जाएगा। अगर पुलिस नहीं सुनती या पुलिस अन्याय करती है तो फिर कोर्ट का डंडा चलता है उनके ऊपर। अब सोचकर देखिए, अगर ये पुलिसिया सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए और अपराधियों और पीड़ित का अंतर भूलकर पैसे और सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करने लगे तो इस सिस्टम का बर्बाद होना तय है। पुलिस अगर चाहे तो अदालत का आधा बोझ कम कर सकती है, लेकिन नहीं, ये विभाग इतना करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है कि पैसे की खनक पर घुंघरू बांध कर नाचता है। इसलिए लोगों को न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। हालांकि कुछ एक ईमानदार पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं जिन्होंने आज भी अपना जमीर नहीं बेचा है और वो जनता को न्याय दिलवाने के लिए अपराधियों के साथ साथ इस भ्रष्ट तंत्र से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी आरोपी के साथ कस्टडी के दौरान हिंसा करना या उसे इस हद तक टॉर्चर करना कि उसकी मौत हो जाए भारतीय कानून के तहत किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन कार्रवाई कौन करे जब अपराधी खुद पुलिस ही हो? तो लंबे समय से पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, यहां तक कि कई अदालतों की ओर से नाराजगी तक जाहिर की गई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कस्टडी में मौत का खेल नहीं रुक पा रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ट्रैक्टर पर तेज आवाज में संगीत बजाने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक को इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरता से पीटा कि उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के सोलापुर का मामला है, गूगल पर सर्च कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पुलिस हिरासत में मारे गए युवक की मां को मुआवजे के तौर पर महाराष्ट्र सरकार को 15 लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस कर्मियों को इस कदर बेलगाम और बर्बर व्यवहार करने की इजाजत किसने दी? आखिर उनके मन में यह भावना कहां से जागृत हुई कि कोई किसी को मार देने के बाद वो कानून से बच जाएंगे, जबकि अगर वो युवक तेज संगीत बजा रहा था तो उसको कानून के दायरे में रहकर भी रोका जा सकता था। महज इतनी सी बात के लिए उस युवक की जान ले लेने तक टॉर्चर करने की छूट किस कानून के तहत इनको दी जाती है? दोस्तों, पुलिस कस्टडी में होने वाली हिंसाओं का इतिहास काफी पुराना है। पश्चिम बंगाल में हेड ऑफ लीगल एड सर्विसेज श्री D.K. बसु ने समाचार पत्रों में हिरासत में हुई हिंसाओं के कई मामलों की सूचना दी और आखिर में दुखी होकर उन्होंने अगस्त 1986 में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस तरह के अन्याय को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि उनके पत्र को जनहित याचिका यानी PIL के रूप में माना जाए। तकरीबन उसी समय श्री अशोक कुमार जौहरी का एक और पत्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान होने वाली मौत के एक मामले पर प्रकाश डाला गया। इस पत्र को भी श्री बसु की याचिका के साथ जोड़ दिया गया था। तकरीबन 1 साल बाद 14 अगस्त 1987 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से गिरफ्तारी को लेकर दिशा निर्देश मांगे और इस मामले में सभी राज्य सरकारों को भी जवाब देने का आदेश दिया गया।
इस मामले में डॉक्टर A.M. सिंह को सहायक वकील यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। इस मामले में बसु ने तर्क दिया था कि पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा सहन की जाने वाली पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने एक सभ्य समाज की आवश्यकता पर बल दिया और ऐसे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह समेत अलग अलग राज्यों के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया एंड दे क्लेम दैट एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर इन देयर एरियाज, और इस मुद्दे की जांच करने में अदालत की सहायता भी की गई। उन्होंने हिरासत में हिंसा और यातना को पूरी तरह से रोकने के लिए या इसे कम करने के लिए कई सुझाव भी दिए। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। डी.के. बसु गाइडलाइंस के नाम से इन दिशा निर्देशों को जाना जाता है। इन गाइडलाइंस में निर्देशित किया गया कि गिरफ्तारी में शामिल पुलिस अधिकारी को अपने नाम और पदनाम की विजिबल आइडेंटिफिकेशन वाली ड्रेस जो है वो पहननी होगी। साथ ही गिरफ्तारी रिपोर्ट में सभी अधिकारियों के नाम दर्ज किए जाएं। प्रमुख अधिकारी को गिरफ्तारी के समय एक मेमो तैयार करना होगा जिसमें तारीख, समय, स्थान और गिरफ्तारी में शामिल अधिकारियों का विवरण देना होगा, डिटेल्स उनकी सारी देनी होंगी, और इस मेमो पर एक गवाह और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य, मित्र या पड़ोसी को यथाशीघ्र पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपने ठिकानों के बारे में सूचित करे। यदि गवाह कोई मित्र या रिश्तेदार है तो यह आवश्यकता पूरी हो जाती है। गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को कानूनी सहायता संगठन के माध्यम से, अगर कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जिले के बाहर का रहने वाला है तो उसके दोस्त या रिश्तेदार को सूचित करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार के किसी भी सदस्य, मित्र या पड़ोसी को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने के, उसके अधिकार के बारे में पुलिस को बताना होगा कि ये राइट हैं, तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को बताना है तो बता दीजिए। डिटेंशन सेंटर जहां उसको गिरफ्तार करके रखा गया, उसकी डायरी में एक डिटेल्ड एंट्री होनी चाहिए जिसमें गिरफ्तारी की तारीख, स्थान, समय और गिरफ्तारी के बारे में सूचित लोगों के नाम शामिल हों। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा निरीक्षण का अनुरोध करने का अधिकार है और गिरफ्तारी के समय उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा हिरासत के दौरान नियमित चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपने वकील से मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी पूछताछ प्रक्रिया के दौरान ही मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय, जिला और राज्य कार्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की सूचना नियंत्रण कक्ष को देनी होगी। ये सारी गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, लेकिन बावजूद इसके आज 26 साल बाद भी हिरासत में यातना और मौत के मामलों की बाढ़ सी आई हुई है और इनमें से अधिकांश मौतों को पुलिस आत्महत्या, बीमारी या फिर प्राकृतिक मौत बताकर मामले को रफा दफा कर देती है। दोस्तों, ऐसे मामलों को लेकर साल 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि हिरासत में हुई मौत कानून के शासन में सबसे जघन्य अपराध है और उसी समय किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उसको लेकर नियम बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस सिस्टम की ये दागदार तस्वीर आखिर कितनी बदली है। हिंसा और मौत की घटनाओं से पता चलता है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे मामलों में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करनी चाहिए, ना कि पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को मुआवजा देकर मामले को निपटा देना चाहिए। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि देश की पुलिस व्यवस्था में तत्काल बड़े सुधार की जरूरत है। पुलिसकर्मियों को कानूनी दायरे और संवेदनशीलता को लेकर बड़े स्तर पर प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यह बात बेहद चिंताजनक है कि पुलिस हिरासत में हर साल देश भर में सैकड़ों लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। आप लोगों के क्या विचार हैं? कैसे सुधारा जा सकता है इस करप्ट सिस्टम को और किसी भी आरोपी के साथ इस तरह की हिंसा और उसकी जान ले लेना कहां तक सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।